हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एमवीपी शो। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन शक्ति के बारे में, जिसे हम पोखरण 2 के भी नाम से जानते हैं। क्या है पोखरण 2? पोखरण 2 मई 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज पे किए गए 5 परमाणु बम परीक्षणों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये भारतीय परमाणु परीक्षण का दूसरा परीक्षण था। पहला परीक्षण कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा, जो कि मई 1974 में आयोजित किया गया था। इसी परीक्षण ने विश्व स्तर पर भारत को एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर घोषित कर दिया। क्यों भारत को न्यूक्लियर पावर बनने की ज़रूरत पड़ी? जैसा कि हम जानते हैं, 1961-62 में भारत और चीन के बीच एक युद्ध लड़ा गया था। ठीक उसके 2 साल बाद 1964 में चीन ने अपने पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में ये कहा, एटम बम का जवाब एटम बम है। तब 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जो कि 18 मई 1974 को हुआ, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। उस परीक्षण के बाद भारत न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने वाला 6ठा देश बन गया। तो अब ये सवाल आता है कि 1998 में पोखरण 2 की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? इसके 2 कारण हैं। पहला, 1974 के बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को अपनाना शुरू कर दिया था। चाइना अपनी टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स उसके साथ शेयर कर रही थी, जबकि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग चुके थे स्माइलिंग बुद्धा के बाद। इंडियन आर्म फोर्सेस ये भली भांति जानते थे कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और ऐसी हालात में जब 2 पड़ोसियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो तो वो कुछ सोचने वाली बात होती है। और दूसरा रीज़न था CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, जो कि 1990 के दशक में आया, जिसके तहत हर तरीके का न्यूक्लियर परीक्षण बैन हो जाएगा, भले वो एजुकेशन पर्पस के लिए हो, रिसर्च पर्पस के लिए हो या मिलिटराइज्ड पर्पस के लिए हो। अगर भारत CTBT पे साइन करता तो न्यूक्लियर ऑप्शन हमेशा के लिए बंद हो जाता, और अगर नहीं करता तो हमें कोई रीज़न देना पड़ता कि हम क्यों नहीं साइन करना चाहते हैं। और इस CTBT की डेडलाइन 1998 में मई महीने के आसपास की थी, और तब ऐसा हालत हो गया था, या तो आर या पार। चलिए पोखरण 2 के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने परमाणु परीक्षण की इजाज़त दी, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के जासूस सैटेलाइट ने टेस्ट को लेकर होने वाली गतिविधियों को भांपकर भारत को आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी। फिर जब 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परीक्षण का आदेश दिया, पर महज 2 दिनों में उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद मानो ये परीक्षण थम सा गया था। फिर जब वाजपेयी जी ने 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली 1998 में, तब इस परीक्षण को हरी झंडी दिखा दी। इस परीक्षण को हरी झंडी दिखाने से पहले वाजपेयी जी ने तत्कालीन DRDO चीफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एटॉमिक एनर्जी चीफ डॉक्टर R चिदम्बरम, बार्क के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल काकोदर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा और तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी जी से मुलाकात की थी। सबसे बड़ी बात थी कि इस परीक्षण को गोपनीय रखा जाए, और इसे गोपनीय रखने का जिम्मा भारतीय सैनिक के 58 इंजीनियर रेजिमेंट को ये कार्य दिया गया। इस रेजिमेंट के कमांडेंट थे कर्नल गोपाल कौशिका। इनके संरक्षण में ही भारत के परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जाना था। उन्हें इस मिशन को सीक्रेट रखने का भी काम सौंपा गया। ये इंजीनियर 18 महीने तक इस मिशन पर गुप्त तरीके से काम करते रहे। एक दिलचस्प बात यह है कि हमारे इंजीनियर्स पूरे 1.5 साल तक इसको रिहर्स करते रहे कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। हर एक मूव बड़ी बारीकी से प्लान किया गया था, और उसे समय लेकर बनाया गया था, जिससे कि वो वैसा ही हो जैसा कि उसे गोपनीय रखने के लिए किया जाना चाहिए था। इसे कैसे गोपनीय रखा गया? काम हमेशा रात के वक्त किया जाता था, जिससे कि
हम अमेरिकी सैटेलाइट से बचे रहें। पूरे प्रोजेक्ट के दौरान वैज्ञानिक एक दूसरे से कोड भाषा में बात करते थे और एक दूसरे को झूठे नाम से ही बुलाते थे, जैसे कि अब्दुल कलाम जी का नाम रखा गया मेजर जनरल पृथ्वीराज, चिदम्बरम जी का नाम रखा गया नटराज, और ऐसे ही कई सारे खुफिया कोडवर्ड। और इतने सारे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल होने लगा, एक सीनियर साइंटिस्ट ने यहाँ तक कह दिया कि कोडवर्ड्स तो फिजिक्स के कैलकुलेशन से भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों रात का ही समय चुना गया? डीआरडीओ अधिकारियों ने पता लगाया कि CIA के सैटेलाइट कब कब भारत पर नजर रखे हुए हैं। इसी के हिसाब से उन्होंने समय निकाला, जिसके तहत उन्होंने रात में ही काम करना शुरू किया ताकि पकड़े जाने की संभावना कम से कम हो। वैज्ञानिक आर्मी के वर्दी में ही काम करते थे। थोड़े से भी मोटे वैज्ञानिकों को मिशन से हटा दिया गया ताकि वो सेना के फिट जवानों के बीच पहचाने ना जा सके। इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के ऑफिस में कोडवर्ड में बात करते हुए जो बातें पूछी जाती थी वो इस प्रकार की होती थी। क्या सियारा अभी कैंटीन में विस्की पिला रही है, या क्या स्टोर आ चुका है? जिनमें कैंटीन का मतलब था सीक्रेट चेम्बर। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को सियारा के नाम से बुलाया जाता था। बम दस्तों को व्हाइट हाउस या विस्की के नाम से बुलाया जाता था। डीआरडीओ की टीम को चार्ली, BARC की टीम को ब्रावो और मिलिट्री को माइक कहा जाता था। हाइड्रोजन बम का नाम व्हाइट हाउस रखा गया, एक एटम बम का नाम ताजमहल रखा गया और एक का नाम कुंभकर्ण रखा गया। तब 11 मई 1998 में वो पल आया जिसका इंतजार सभी को था। उस दिन भारत ने 3 परमाणु बमों का परीक्षण किया। पहला फ्यूजन बम या हाइड्रोजन बम जिसे कहते हैं, और 2 फिजन बम्स या एटम बम्स जिसे कहते हैं। ठीक उसके 2 दिन बाद 13 मई 1998 में 2 और बम टेस्ट किए गए। इन 5 बमों का नाम था शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, शक्ति 4 और शक्ति 5। इन परीक्षणों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया। आज दोपहर 3:45 पे भारत ने पोखरण में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। इन टेस्ट को फिजन और थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के जरिए अंजाम दिया गया। ये तय हो चुका है कि इन टेस्ट की वजह से वातावरण में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ रिलीज नहीं हुआ है। ये मई 1974 की तरह ही परीक्षण थे। मैं वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इन कामयाब परीक्षणों के लिए बधाई देता हूँ। ये टेस्ट 2 मायनों में अहम है। पहला, इसने भारत को संपन्न न्यूक्लियर राज्य घोषित कर दिया, और दूसरा, इस टेस्ट ने CIA को 1.5 साल तक छकाया। CIA के सैटेलाइट्स जो भारत पे नजर रखे हुए थे वो इस टेस्ट को कभी भाप ही नहीं पाए। ये टेस्ट CIA के पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है। क्या प्रतिक्रिया आई विश्व के तरफ से इस टेस्ट के बाद? इस परीक्षण की सफलता पर भारतीय जनता ने भरपूर प्रसन्नता जताई, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत के इस परीक्षण का समर्थन किया, पर इस परीक्षण के बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन सहित कितने ही विकसित देशों ने भारत के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, पर भारत उन सैंक्शंस के लिए आगे से ही रेडी था। इन परीक्षण के बाद भारत एक संपूर्ण न्यूक्लियर पावर बन चुका था। तो यही रही पोखरण 2 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई सजेशंस हो तो कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सारी अपडेट्स सबसे पहले मिले। थैंक यू।